गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र छात्राओं। आज मैं आपको भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत अनुबंधों की समाप्ति का टॉपिक पेपर फर्स्ट का, जिसका नाम है व्यापारिक संनियम का टॉपिक अनुबंधों की समाप्ति को ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। अनुबंधों की समाप्ति से अर्थ क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अनुबंध की समाप्ति से आशय अनुबंध के पक्षकारों का उस अनुबंध के अधीन उसके अधिकारों एवं दायित्वों से मुक्ति प्राप्त करना है। जब अनुबंध समाप्त हो जाता है तो उस अनुबंध के अधीन कोई भी पक्षकार अधिकारों और दायित्वों की मांग नहीं कर सकता है और अनुबंध समाप्त हुआ माना जाता है। कोई भी अनुबंध करते समय पक्षकार अपने अपने वचनों का निष्पादन करने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से एक दूसरे को वचन देते हैं। अतः पक्षकारों द्वारा उनके वचन के निष्पादन से अनुबंध समाप्त हो जाता है और यह अनुबंध की समाप्ति का सर्वाधिक प्रचलित, प्रमुख एवं उचित तरीका है। लेकिन कई दशाएं ऐसी भी हैं जिनमें पक्षकारों को अपने अपने वचनों का निष्पादन नहीं करना पड़ता है और वे बिना निष्पादन के ही अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात अनुबंध समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद अनुबंध की समाप्ति की विधियां क्या हैं। हमने आपको ई कंटेंट में अनुबंधों की समाप्ति की 7 विधियों का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें पहले है निष्पादन द्वारा अनुबंध की समाप्ति, दूसरी है पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति, तीसरी है अवधि समाप्त होने पर अनुबंध की समाप्ति, चौथा है महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वारा अनुबंध की समाप्ति, पांचवा है राजनियम के प्रभावी होने से अनुबंध की समाप्ति, छठवां विधि है अनुबंध भंग या खंडन द्वारा अनुबंध की समाप्ति, और सातवीं है निष्पादन की असंभवता से अनुबंध की समाप्ति। तो हम अब इसका एक एक का अध्ययन करते हैं। निष्पादन द्वारा अनुबंध की समाप्ति कैसे होती है। यह विधि अनुबंध की समाप्ति की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि के अंतर्गत जब अनुबंध के पक्षकार अपने अपने वचनों को पूरा निष्पादित कर देते हैं तो अनुबंध समाप्त किया हुआ माना जाता है। दूसरी विधि है पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति। पारस्परिक ठहराव के द्वारा भी अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। अतः जिस प्रकार पक्षकारों के मध्य पारस्परिक ठहराव द्वारा अनुबंध की उत्पत्ति या पुष्टि होती है, ठीक उसी प्रकार पक्षकारों के द्वारा पारस्परिक ठहराव के आधार पर उन अनुबंधों की समाप्ति हो जाती है। इसके अंतर्गत इसकी कई विधि हैं पारस्परिक ठहराव द्वारा अनुबंध समाप्ति, जिसमें पहला है नवीनीकरण द्वारा। सामान्य शब्दों में नवीनीकरण से आशय वर्तमान तथा मौलिक अनुबंध के स्थान पर या उसे समाप्त कर किसी नवीन वैध अनुबंध के निर्माण करने से है। अतः नवीनीकरण के द्वारा पुराने अनुबंध के स्थान पर तुरंत नवीन अनुबंध किया जाना आवश्यक होता है। इस संबंध में आवश्यक नहीं कि नवीन अनुबंध के निर्माण में मौलिक या पुराने अनुबंधों की ही शर्तें लागू हों तथा पक्षकार नए भी हो सकते हैं। इस तरह से अतः पुराने अनुबंध के पक्षकार नवीन अनुबंध होने की दशा में स्वतः ही दायित्व मुक्त हो जाते हैं। और दूसरी विधि है इसमें परिवर्तन द्वारा। पारस्परिक ठहराव में परिवर्तन से आशय पुराने अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करने से है। इस प्रकार पुराना अनुबंध पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है, अर्थात अनुबंध के दोनों पक्षकार आपसी सहमति से अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन कर सकते हैं। इससे पुराने अनुबंध की शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः आपसी सहमति के द्वारा ही वैध परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं। तीसरा इसकी विधि है इसी के अंतर्गत अधिकार त्याग या परिहार द्वारा, और चौथा है निरस्तीकरण द्वारा। निरस्तीकरण से आशय अनुबंध को समाप्त करने से है। धारा 62 के अनुसार जब अनुबंध के पक्षकार अनुबंध को रद्द समझ लेते हैं
तो अनुबंध समाप्त हो जाता है। और इसकी तीसरी विधि है अनुबंध समाप्ति की, अवधि समाप्त होने पर अनुबंध की समाप्ति। जब किसी अनुबंध का निष्पादन किसी निश्चित अवधि में किया जाना है तो प्रत्येक पक्षकार का यह दायित्व है कि उन्हें अपने अपने वचनों का निष्पादन निश्चित की गई अवधि में कर देना चाहिए। निश्चित अवधि के पूरा व्यतीत हो जाने पर अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रत्येक अनुबंध के संबंध में भारतीय लिमिटेशन एक्ट के अनुसार कुछ अवधि निश्चित होती है। उस अवधि की समाप्ति पर पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। अतः निश्चित अवधि में पक्षकार अपने अधिकारों को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करा सकते हैं, अन्यथा अनुबंध समाप्त हो जाता है। चौथी विधि अनुबंध समाप्ति की, महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वारा अनुबंध की समाप्ति। जब अनुबंध का कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना ही अनुबंध पत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर लेता है तो ऐसे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन से आशय ऐसे परिवर्तन से है जिसके द्वारा कारण पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों एवं वैधानिक स्थिति में मूल अनुबंध की तुलना में भिन्नता आ जाती है। लेकिन यदि परिवर्तन इस प्रकार का है जो उचित है और पक्षकार स्वयं भी सोचते थे तो परिवर्तन वैध माना जाएगा। तो इस तरह से ये चौथी विधि है। पांचवी विधि है अनुबंध समाप्ति की, राजनियम के प्रभावी होने से अनुबंध की समाप्ति। सामान्यतः कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें राजनियम के प्रभावी होने से भी अनुबंध समाप्त हो जाता है। जैसे धारा 37 के अनुसार, यदि इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अथवा किसी अन्य राजनियम के प्रभाव से अनुबंध का निष्पादन त्याग या मुक्त कर दिया गया है तो पक्षकारों को निष्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस धारा के अध्ययन के आधार पर व्यावहारिक रूप से राजनियम के प्रभाव से अनुबंध समाप्त हो जाते हैं। वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनके लागू होने से अनुबंध समाप्त हो जाते हैं। पहला, विलय। विलय से आशय जब किसी पक्षकार के अनुबंध से उत्पन्न कम महत्व के अधिकार उसी अनुबंध के अधिक महत्व के अधिकारों में समाविष्ट होकर महत्वहीन हो जाते हैं, अतः कम महत्व के अधिकारों वाला अनुबंध समाप्त हो जाता है। दूसरा है अनुबंध पक्षकार की मृत्यु होने पर। जब अनुबंध ऐसी प्रकृति का है कि जिसके निष्पादन में व्यक्तिगत योग्यता, दक्षता या चातुर्य की आवश्यकता होती है तो वे अनुबंध से संबंधित पक्षकार की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब अनुबंध सामान्य प्रकृति का हो और उसके निष्पादन में व्यक्तिगत योग्यता एवं दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है तो ऐसे अनुबंधों का निष्पादन मृत व्यक्ति या पक्षकार के वैधानिक उत्तराधिकारियों से करवाया जा सकता है। और तीसरी स्थिति है दिवालियापन की। जब अनुबंध के किसी पक्षकार को दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति या पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत दिए गए वचन के निष्पादन के लिए वैधानिक रूप से मुक्त हो जाता है। और पांचवी, लिखित ठहराव की शर्तों में अनाधिकृत परिवर्तन करके। और अगला है इसमें बिंदु, वैकल्पिक वचन के द्वारा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत जब किसी ऐसे वैकल्पिक वचन की दशा में जिसका एक भाग वैधानिक हो और दूसरा अवैधानिक तो केवल वैधानिक भाग को ही राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। अतः इस पांचवी विधि जो राजनियम के प्रभावी होने से अनुबंध की समाप्ति की है उसकी निम्न ये स्थितियों का हमने परिस्थितियों का वर्णन किया है। अगला छठवीं है इसकी, अनुबंध भंग या खंडन द्वारा अनुबंध की समाप्ति। जब अनुबंध का कोई पक्षकार अपने वचन को पूरा अथवा निष्पादित नहीं करता है तो उसकी ओर से अनुबंध का खंडन माना जाता है। इस प्रकार एक पक्षकार द्वारा अनुबंध का खंडन कर देने से दूसरा पक्षकार स्वयं अपने दायित्व से मुक्ति प्राप्त
कर लेता है और इस तरह अनुबंध समाप्त हो जाता है। अनुबंध भंग दो प्रकार से किया जा सकता है, वास्तविक खंडन या प्रत्याशित या रचनात्मक खंडन के द्वारा। वास्तविक खंडन में कैसे भंग कर सकता है अनुबंध को पक्षकार? जब अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई निश्चित तिथि या समय निर्धारित है और अनुबंध का कोई पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को निष्पादित करने में असफल रहता है या निष्पादित करने से इनकार कर देता है, तो ऐसा खंडन वास्तविक खंडन कहलाता है। वास्तविक खंडन में स्पष्ट इनकार द्वारा किया जा सकता है और गर्भित इनकार द्वारा भी किया जा सकता है। और दूसरा है इसमें प्रत्याशित या रचनात्मक खंडन क्या है? अनुबंध के प्रत्याशित खंडन से आशय जब अनुबंध के निष्पादन से पहले ही कोई पक्षकार अपने शब्दों अथवा व्यवहार द्वारा अनुबंध को निष्पादित या पूरा ना करने का स्पष्ट अभिप्राय प्रकट करने के लिए अपने आप को असमर्थ बना लेता है, तो इसे प्रत्याशित या रचनात्मक खंडन कहते हैं। इस प्रकार अपने आप को अनुबंध के पूरा होने से पूर्व भी कोई पक्षकार अपने शब्दों व्यवहार के द्वारा अनुबंध को पूरा ना करने का स्पष्ट विचार प्रकट कर देता है, अब अपने आप को अनुबंध पूरा करने के लिए असमर्थ बना लेता है, तो स्पष्ट खंडन या अनुबंध खंडन का ये दो तरीके हैं। इसके विरुद्ध उपचार भी हैं। इस तरह के खंडन अनुबंध खंडन के प्रभाव और उपचार भी हैं। क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है पीड़ित पक्षकार को, और पीड़ित पक्षकार अनुबंध को भंग भी समझ सकता है और निष्पादन की प्रतीक्षा भी कर सकता है पीड़ित पक्षकार, और निर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार भी पीड़ित पक्षकार रखता है। निषेध आज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकार पीड़ित पक्षकार को प्राप्त होता है कोर्ट के द्वारा, और इस तरह से उचित पारिश्रमिक प्रतिफल लेने का भी अधिकार होता है। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति अनुबंध भंग या खंडन द्वारा अनुबंध की समाप्ति करता है, तो पीड़ित पक्षकार को निम्नलिखित अधिकार कानून के द्वारा प्राप्त होते हैं। और अगली विधि अनुबंध खंडन की निष्पादन की असंभवता से अनुबंध की समाप्ति। इसके अंतर्गत क्या है? अनुबंध करते समय पक्षकार अपने वचनों निष्पादन करने के उद्देश्य से एक दूसरे को वचन देते हैं। इस तरह उनका आशय अपने वचनों का निष्पादन करना होता, लेकिन बाद में कोई ऐसी घटना घटती है जिसको रोकना वचनदाता के बस की बात नहीं है, और ऐसी घटना के घटित होने से वचनों को पूरा करना असंभव हो जाता है, तो इस असंभवता द्वारा भी अनुबंध समाप्त हो जाता है और पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। धारा 56 में स्पष्ट बताया गया है कि ऐसे कार्य जो अनुबंध के समय ही असंभव हैं उनका अनुबंध व्यर्थ माना जाता है, परंतु जो बाद में असंभव हो गए हों उनके संबंध में पक्षकार दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार की असंभवता को पाश्चात्य असंभवता या नैराश्य का सिद्धांत कहते हैं। नैराश्य के सिद्धांत के लागू होने से निष्पादन की असंभवता उत्पन्न होती है, और नैराश्य का वास्तविक सिद्धांत लागू होने से अनुबंध के पक्षकार अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। अब नैराश्य के सिद्धांत में क्या है? विद्यमान असंभवता ऐसी असंभवता है जिसमें अनुबंध करते समय ही अनुबंध के अधीन किया जाने वाला कार्य असंभव हो जाए, तो उसे विद्यमान असंभवता कहते हैं। जिसमें एक ज्ञात असंभवता होती है और जिसमें अज्ञात असंभवता होती है। अज्ञात असंभवता से आशय ऐसी असंभवता से है जो अनुबंध करते समय संबंधित पक्षकारों की जानकारी में ना हो तथा जिसकी सामान्य बुद्धि विवेक चातुर्य से जानकारी भी नहीं की जा सकती हो। तो धारा 56 के अनुसार ऐसी असंभवता की जानकारी होते ही अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। ऐसे अनुबंध के अंदर किसी भी प्रकार के दायित्व उत्पन्न
नहीं होते। आकस्मिक असंभवता या नैराश्य का सिद्धांत। ऐसी असंभवता जो अनुबंध करने के पश्चात आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुबंध का निष्पादन असंभव हो जाता है, तो वह आकस्मिक असंभवता कहलाती है। आकस्मिक असंभवता का एक उदाहरण मैं बताता हूँ। राम अपनी बहन राधा के विवाह के लिए सपना होटल को किराए पर लेता है। शादी होने के 5 दिन पहले ही बम विस्फोट के कारण होटल नष्ट हो जाता है। अनुबंध होने के बाद में उत्पन्न असंभवता के कारण यह अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। अब इस तरह से ये आपके 7 अनुबंध की समाप्ति की विधियां प्रचलन में हैं और इस तरह से अनुबंधों का समाप्त किया जा सकता है। अब इसी टॉपिक में है नैराश्य अथवा विवशता का सिद्धांत। ये भी एक, इस पर कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है 10 नंबर का, तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत नैराश्यता या विवशता का सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ समझिए आप। नैराश्यता का सिद्धांत का आशय किसी वैधानिक अनुबंध की ऐसी आकस्मिक घटनाओं या परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण समय से पूर्व ही समाप्त होने से है, जिनसे कि उस अनुबंध का निष्पादन करना या पूरा करना अनुबंध से संबंधित पक्षकारों को ज्ञान एवं नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर नैराश्य व्यवस्था का सिद्धांत लागू हुआ माना जाता है। नैराश्य या व्यवस्था के सिद्धांत किन परिस्थितियों में लागू होता है, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है अनुबंध की विषय वस्तु का नष्ट होना। जब अनुबंध की विषय वस्तु के नष्ट हो जाने से, जो कि अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक थी, जिसके कारण अनुबंध का निष्पादन असंभव हो जाता है, तो अनुबंध व्यवस्था के आधार पर समाप्त हुआ माना जाता है। दूसरी है किसी विशिष्ट घटना का ना होना। यदि अनुबंध के लिए कोई आवश्यक महत्वपूर्ण कोई घटना घटित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में अनुबंध समाप्त हो जाता है। तीसरा है पक्षकार की मृत्यु या अयोग्यता होने पर। जब कोई अनुबंध किसी पक्षकारी व्यक्तिगत सेवाओं पर निर्भर करता है, तो ऐसे पक्षकार की मृत्यु या अयोग्यता बीमारी के कारण अनुबंध के निष्पादन करने के लिए योग्य हो जाता है, तो उसे अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा उसी दशा में होता है जबकि अनुबंध का निष्पादन स्वयं वचनदाता को करना होता है। चौथी परिस्थिति है राजनियम में परिवर्तन होने के कारण। यदि किसी राजनियम में परिवर्तन हो जाने के कारण या किसी नए राजनियम के लागू होने जाने के परिणाम स्वरूप किसी अनुबंध को पूरा करना संभव हो जाता है, तो ऐसी दशा में अनुबंध व्यर्थ अथवा समाप्त हुआ माना जाता है। और अगला है इसमें परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर, यदि अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनुबंध का निष्पादन करना असंभव हो जाता है, तो अनुबंध के पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। और अगला इसमें परिस्थिति नैराश्य के सिद्धांत के लागू होने की युद्ध प्रारंभ हो जाने पर। आउटब्रेक ऑफ वार। सामान्य रूप से युद्ध के समय शत्रु देश के व्यक्तियों के साथ किए गए अनुबंध राजनियम के प्रभाव से अवैध होते हैं तथा ऐसे अनुबंध स्वतः ही व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई अनुबंध युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही कर लिया गया है, तो ऐसे अनुबंध का निष्पादन युद्ध के समय निष्पादन करना असंभव हो जाता है। यदि अनुबंध का निष्पादन तुरंत करना आवश्यक हो, तो अनुबंध व्यवस्था के कारण समाप्त हुआ समझा जाएगा। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसे अनुबंध का निष्पादन किया जा सकता है। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व किया गया अनुबंध तभी व्यर्थ होता है जबकि ऐसे अनुबंध से शत्रु देश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहायता मिलती हो। और अगला बिंदु है न्यायालय के आदेश पर। कभी कभी न्यायालय द्वारा आदेश दे देने पर भी अनुबंध को पूरा किया जाना असंभव हो जाता है।
ऐसी आकस्मिक असंभवतः नैराश्य के उत्पन्न हो जाने पर उस अनुबंध को समाप्त हुआ मान लिया जाता है। इस तरह से आज हमने आपको इस भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत अनुबंधों की समाप्ति का अध्ययन ई कंटेंट के माध्यम से विभिन्न विधियों कौन कौन सी हैं और नैराश्य व्यवस्था का सिद्धांत क्या है और कौन सी परिस्थितियों में नैराश्य व्यवस्था का सिद्धांत लागू होता है का अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।